गुड इवनिंग एवरीवन। मैं कुमार रौनक आप लोगों का सिविल सेवा मार्गदर्शन यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज 71st क्वेश्चन फॉर 71st बीपीएससी मेंस में हम हिस्ट्री के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। जो क्वेश्चन आप देख सकते हैं आरसी मजुमदार का बहुत फेमस कोट है, द रिवोल्ट ऑफ 1857 इज नाइदर फर्स्ट नॉर नेशनल नॉर अ वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। तो आपको इस पे आ सकता है क्वेश्चन, हम लोग देखते हैं आगे क्या है क्वेश्चन कि 1857 ना तो पहला है, इट इज नाइदर फर्स्ट, ना तो राष्ट्रीय है, नॉर नेशनल नॉर अ वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, ना ये आजादी की लड़ाई है। ऐसा कहना है किसका? आरसी मजुमदार का। हमें क्या करना है? डिस्कस। ठीक है, तो सबसे पहले कोई भी क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट करेंगे तो आपको याद रखना है कि आपको कीवर्ड्स को पहले हाईलाइट कर लेना है। तो यहाँ कीवर्ड 3 है, नाइदर फर्स्ट नॉर नेशनल नॉर अ वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। ठीक है, तो ये कीवर्ड्स को आप हाईलाइट कर लेंगे। यहाँ कितने कीवर्ड है? 3 कीवर्ड है। अब हम स्ट्रक्चर की तरफ देखें तो आपको कोई भी क्वेश्चन किसी भी सब्जेक्ट का लिखना है अगर, तो स्ट्रक्चर आपको पता है। सबसे पहले आपको लिखना होगा एक इंट्रोडक्शन। ठीक है, फिर जो कीवर्ड्स आपने हाईलाइट किए, दिमाग में ये सब आप काम कर रहे हैं या रफ में काम कर रहे हैं, दिमाग में ही कर लेंगे तो समय भी बचेगा और आप ज्यादा अच्छा आंसर लिख पाएंगे। इसमें क्या है? इट इज नाइदर फर्स्ट, कीवर्ड्स आपके दिमाग में होना चाहिए कि क्या क्या आपका, ये सब आपका हेडिंग बनेगा। ये जो बीच के 3 आप देख रहे हैं स्क्वायर, ये सॉरी रेक्टेंगल, वहां आपका हेडिंग बनेगा नॉर नेशनल और ना ये नॉर वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। ठीक है, और लास्ट में आप जानते हैं कंक्लूजन, लास्ट में आपको लिख देना है। चलिए, तो हम देख ले अगर इसे, तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन में हम क्या लिख सकते हैं? तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन में हम लिख सकते हैं कि ये कोट जो है, ये कोट जो है वो किसका दिया हुआ है? ये कोट है हमारे हिस्टोरियन आरसी मजूमदार जी का। आरसी मजूमदार जी ने ये कोट दिया और इस कोट के माध्यम से वो क्या कर रहे हैं? तो इस कोट के माध्यम से ही इज चैलेंजिंग द रोमांटिसाइज्ड वर्जन ऑफ नेशनलिस्ट हिस्टोरियोग्राफी। देखिए, मैं आपको एकेडमिक टर्म्स बता रहा हूं, ये सब सारे एकेडमिक टर्म्स, एकेडमिकली ये सब अप्लाइड होते हैं, तो आप ये लिख सकते हैं। ठीक है, तो आरसी मजूमदार के द्वारा एक कोट है, ये क्या कर रहे हैं? ही इज चैलेंजिंग द रोमांटिसाइज्ड वर्जन ऑफ नेशनलिस्ट हिस्टोरियोग्राफी और नेशनलिस्ट हिस्टोरियोग्राफी क्या कहता है कि 1857 की क्रांति क्या है? इट इज फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। तो उसी को ये चैलेंज कर रहे हैं, ही इज चैलेंजिंग द रोमांटिसाइज्ड वर्जन ऑफ नेशनलिस्ट हिस्टोरियोग्राफी, हाईलाइटिंग दैट, ये हाईलाइट क्या कर रहे हैं? 2 चीजें हाईलाइट कर रहे हैं, हाईलाइटिंग दैट 1857 एज अ रिवोल्ट वाज हाईली फ्रेगमेंटेड। ये क्या है? हाईली फ्रेगमेंटेड and localized. It is highly fragmented and localized to have this epithet of first war of independence. तो ये पूरा आप एक समझ सकते हैं, आप ये प्रीमाइस पे आप इंट्रोडक्शन को शुरू करेंगे। आखिरी बार मैं बता रहा हूं, आप इंट्रोडक्शन में लिखेंगे कि ये कथन जो है, दिस आरसी मजूमदार हैज, दिस कोट हैज बीन सेड बाय आरसी मजूमदार। वहां ये क्या करते हैं? तो रोमांटिसाइज्ड वर्जन ऑफ जो नेशनलिस्ट हिस्टोरियोग्राफी है उसको चैलेंज करते हैं और हाईलाइट करते हैं कि 1857 की क्रांति जो है वो काफी फ्रेगमेंटेड और लोकलाइज्ड है और उसे स्वतंत्रता का पहला संग्राम कहना, टू गिव इट द टाइटल ऑफ द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस इज नॉट वर्दी। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़े। तो अब आपका जो हेडिंग है वो आपने तो कंक्लूजन दे दिया, सॉरी माफ कीजिएगा, आपने इंट्रोडक्शन तो दे दिया। अब आपका जो मेन पार्ट है, हेडिंग के बाद जो आपका मेन बॉडी है, वहां आपको जो 3 कीवर्ड्स को टैकल करना है। वहां पे नाइदर फर्स्ट, तो नाइदर फर्स्ट है तो क्या क्या इसके पहले हो चुका है वो सब आप लिख देंगे। तो आप लिखेंगे कि पहले हमें कुछ पीजेंट रिवोल्ट्स के बारे में जानकारी मिलती है, पीजेंट रिवोल्ट्स। ठीक है, और इस पीजेंट रिवोल्ट में आप एग्जांपल दे सकते हैं सन्यासी रिवोल्ट का, सन्यासी फकीर आंदोलन, सन्यासी फकीर रिवोल्ट। आप दे सकते हैं पैका रिवोल्ट, पैका रिवोल्ट,
ठीक है, ये सन्यासी रिवोल्ट 1760s। ठीक है, फिर अगर हम देखें तो एक तो आप ये हेडिंग दे सकते हैं, फिर आप देखिए आप दे सकते हैं इसके पहले कुछ ट्राइबल रिवोल्ट भी हुए हैं, एक दो एग्जांपल दे देंगे। ट्राइबल रिवोल्ट, इसमें आप दे सकते हैं एग्जांपल कोल विद्रोह का, कोल रिबेलियन, 1831, और इसके जस्ट पहले जो 1857 के पहले हुआ था संथाल हूल या संथाल रिबेलियन 1855-56। ठीक है, इसके पहले आप कुछ म्यूटनीज का भी जिक्र कर सकते हैं, जिसमें मोस्ट फेमस जो है वो क्या है 1806 का, 1806 का वेलोर म्यूटनी। ठीक है, तो ये सब जब आप जिक्र कर देंगे तो ये स्पष्ट हो जाएगा कि ये पहला तो नहीं था, ये पहला विद्रोह नहीं था अंग्रेजों के खिलाफ। कैसे साबित होता है, तो अर्लियर वी हैव एविडेंस ऑफ पीजेंट रिवोल्ट लाइक XYZ, फॉर ट्राइबल रिवोल्ट लाइक XYZ, एंड फॉर म्यूटनीज लाइक वेलोर म्यूटनी ऑफ 1806, है ना। इसके अलावा भी अगर आप लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं पॉलीगार रिवोल्ट्स इन साउथ इंडिया, और क्यों अगेंस्ट महलवाड़ी, क्योंकि महलवाड़ी व्यवस्था, महलवाड़ी जो लैंड रेवेन्यू सिस्टम आया था उससे ये पॉलीगार्स का जो था, पॉलीगार्स की जो सत्ता थी उस पर चुनौती मिली थी, पॉलीगार को हटा दिया गया था और सरकार सीधा किसानों के साथ डील कर रही थी। तो पॉलीगार मतलब वहां के लोकल जमींदार, साउथ इंडिया में पॉलीगार मतलब जमींदारों को ही पॉलीगार कहते हैं। तो पॉलीगार्स को जब हटा दिया गया तो उन्होंने विद्रोह किया था। तो ये सब दिखाता है कि ये पहला घटना तो नहीं था 1857 अंग्रेजों के विरुद्ध, तो अगेंस्ट महलवाड़ी सिस्टम। जब आप ये सब लिखिएगा तो मैं समझता हूं कि बहुत ही एविडेंस बेस्ड और फैक्ट बेस्ड, और जो कहते हैं कि कंसेप्ट के साथ साथ आपको एग्जांपल्स भी आप कोट कीजिएगा तो एक बहुत अच्छा शुरुआत हो जाएगा। तो नाइदर फर्स्ट, अब हम आगे बढ़े। तो ये नेशनल नहीं था। कैसे नेशनल नहीं था भाई, तो लिमिटेड जियोग्राफिकल एक्सटेंट, लिमिटेड जियोग्राफिकल एक्सटेंट, है ना। तो हमें दिखता है कि ये साउथ इंडिया में नहीं फैला। ये कहां नहीं फैला भैया, ये साउथ इंडिया में नहीं फैला। और ये कहां तक रह गया, तो इट रिमेन्ड कन्फाइंड टू, तो आप लिख सकते हैं इट रिमेन्ड confined to north and central India, है ना, नॉर्थ एंड सेंट्रल इंडिया। फिर क्या है भैया, ये नेशनल नहीं था, तो ये क्या है, लैक ऑफ सोशल यूनिटी। एक तो ज्योग्राफिकली फ्रेगमेंटेड है, लिमिटेड ज्योग्राफिकल एक्सटेंट है, अगला क्या है, लैक ऑफ सोशल यूनिटी। जहां हम देखते हैं कि एक तरफ पीजेंट्स जो है प्लस ट्राइब्स प्लस कुछ जमींदार या कुछ राजा जिनको कुछ ना कुछ समस्या थी, या फिर आप देख सकते हैं पीजेंट है जो ट्राइब है, ये तो इस आंदोलन का समर्थन करते हैं, पर उसी वक्त हम देखते हैं ट्राइब्स सपोर्टेड इट, बट elite class remain aloof। क्यों भाई, क्यों, ये हमें अगले हेडिंग में पता चलेगा। इलीट क्लास इससे नहीं जुड़ पाता है, ठीक है ना। फिर क्या है इसमें, नेशनल नहीं है, नो कॉमन ऑब्जेक्टिव। जैसे जब कांग्रेस आंदोलन करेगी तो 1929 के बाद पूर्ण स्वराज जो है 1929 लाहौर रेजोल्यूशन के बाद,
ऑफिशियल डिमांड कांग्रेस का हमेशा पूर्ण स्वराज रहेगा, मगर यहाँ हमें कोई नेशनल, कोई कॉमन ऑब्जेक्टिव नहीं दिखता। यहाँ हमें क्या दिखता है? पर्सनल ग्रीवांसेस, पर्सनल ग्रीवांसेस दिखता है। आप इसमें एक दो एग्जाम्पल कोट कर सकते हैं कि जो रानी लक्ष्मीबाई थी उन्हें डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स से प्रॉब्लम था, जो वीर कुंवर सिंह थे उन्हें जो आरा की जमींदारी, जो उनसे जगदीशपुर की जो जमींदारी छीनी जा रही थी उससे प्रॉब्लम था। नाना साहेब जो थे उन्हें पेंशन का प्रॉब्लम था, है ना। तो सबका अपना अपना पर्सनल ग्रीवांसेस थे, कोई भी कॉमन गोल नहीं था, ठीक है, कोई भी कॉमन गोल नहीं था। इसके अलावा हम चौथा पॉइंट भी लिख सकते हैं। यहाँ पे तो जगह कम है, फिर मैं यहाँ पे लिखने का प्रयास करता हूँ। चौथा पॉइंट आप लिख सकते हैं कि प्रिंसली स्टेट डिड नॉट पार्टिसिपेटेड, प्रिंसली स्टेट्स, मैक्सिमम प्रिंसली स्टेट ने पार्टिसिपेट नहीं किया। प्रिंसली स्टेट दे एक्टेड एज, बहुत अच्छा टर्म मैं आपको बताऊंगा, ब्रेक वाटर टू द स्टॉर्म, दे एक्टेड एज ब्रेक वाटर। आप इस शब्द को अंडरलाइन कर सकते हैं, कोई भी शब्द अंडरलाइन नहीं करना है, मगर ऐसे शब्दों को आप अंडरलाइन कर सकते हैं। ब्रेक वाटर टू द स्टॉर्म मतलब इन्होंने जो आंदोलन की जो आंधी थी उसको रोकने का काम किया, एक शील्ड का काम किया, एक ऑब्स्ट्रक्शन का काम किया। तो ये चार बातें आप जब लिखेंगे तो मुझे लगता है कि ये आपके लिए बहुत अच्छा आंसर होगा। इसके अलावा भी कुछ बातें हैं, जैसे कोई एथनिक डिवाइड भी हमें देखने को मिलता है। एथनिक डिवाइड इन द सेंस कि सिख जो थे वो हमारे इस आंदोलन में साथ नहीं देते हैं। उसका एक कारण है, क्योंकि एंग्लो पंजाब वॉर कुछ साल पहले हुआ है 1949 के आसपास, तो सिख इसमें साथ नहीं देते हैं। तो ये सब बातें हैं, लेकिन चूंकि टाइम भी कम रहता है तो मैं समझता हूँ कि ये चार बातें, और अगर वो आप याद रख सके कि सिख ने भी साथ नहीं दिया था, तो काफी अच्छा आंसर आपका, ये बॉडी भी आप अच्छे से कवर करके निकल जाएंगे। वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस नहीं है, कैसे नहीं है भैया वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस? तो सबसे पहली बात, ये जो रिवोल्ट का कैरेक्टर है, जो नेचर है, जो प्रकृति है, वो क्या है? रिस्टोरेटिव है, रिस्टोरेटिव इन कैरेक्टर, रिस्टोरेटिव इन नेचर। द रिवोल्ट ऑफ 1857 इज रिस्टोरेटिव इन नेचर। रिस्टोरेटिव मतलब पुनर्स्थापनावादी, ये कोई भी नई चीज को आगे नहीं ला रहा है, ये डेमोक्रेसी की बात नहीं कर रहा है, ये लिबरलिज्म की बात नहीं कर रहा है, ये रिपब्लिकनिज्म की बात नहीं कर रहा है, ये सिविल राइट्स की बात नहीं कर रहा है। ये क्या कर रहा है? कह रहा है कि मेरी जमींदारी थी, मुझे वापस करो, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स हटाओ, मेरे बेटा को राजा बनाओ, मेरा पेंशन चालू करो और मुझे आराम से रहने दो, है ना। तो इट डिड नॉट प्रोवाइडेड समथिंग फॉर द फ्यूचर, फ्यूचर ओरिएंटेड गोल नहीं था। क्या था? बैकवर्ड जाने का बात था, है ना। तो क्या है जी यहाँ पे, ये रिस्टोरेशन में विश्वास रखते थे। क्या कह रहा था? रिस्टोरेटिव इन नेचर। कह रहा है कि मुगल बादशाह को बादशाह बना दो, नाना साहब कह रहे हैं कि मेरा पेंशन चालू कर दो, लक्ष्मीबाई कह रही है कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स हटा दो, है ना। कहने का क्या अर्थ है कि कोई भी यहाँ पे फ्यूचर ओरिएंटेड गोल नहीं है, फ्यूचर ओरिएंटेड मॉडर्न पॉलिटिकल गोल नहीं है, मॉडर्न पॉलिटिकल गोल। जैसे क्या, मैंने आपको एग्जांपल दिया, डेमोक्रेसी, लिबरलिज्म, ये सब की बात यहां नहीं हो रही है, ठीक है। तो ये कोई वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस नहीं था, ये वॉर ऑफ रेस्टोरेशन था, आरसी मजूमदार कहते हैं, ठीक है। फिर आरसी मजूमदार कहते हैं कि कोई प्लानिंग नहीं है, फ्यूचर को लेकर के, आंदोलन को लेकर के कोई प्लानिंग नहीं है ना, कोई प्लानिंग नहीं है, कोई सेंट्रल लीडरशिप नहीं है, कोई नया पॉलिटिकल ऑर्डर सेटअप करने की बात नहीं कर रहे हैं। तो मूवमेंट क्या है? कहीं ना कहीं इंटरनली डिवाइडेड है। मूवमेंट क्या है जी? इंटरनली डिवाइडेड है। कुछ जगह क्या हो रहा है? मूवमेंट इंटरनली डिवाइडेड, डिवाइडेड क्यों? सिंस लीडर्स आर more concerned with personal grievances, with personal grievances, ठीक है। लीडर्स आर मोर कंसर्न्ड विथ पर्सनल ग्रीवांसेस। फिर क्या दिखता है कि वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस नहीं है क्योंकि कोई प्लानिंग भी नहीं चल रही है, कोई बहुत बड़ा प्लान नहीं है,
एक लैक ऑफ प्लानिंग भी है। देखिए आप लैक ऑफ प्लानिंग का जो है कंसेप्ट आप यहाँ भी अप्लाई कर सकते हैं कि नेशनल नहीं है, और आप यहाँ भी अप्लाई कर सकते हैं। मैं यहाँ क्यों अप्लाई कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे मुझे ऑलरेडी पॉइंट मिल चुके हैं, वहां पे मुझे स्कार्सिटी ऑफ पॉइंट नहीं होना चाहिए, क्योंकि मुझे यहाँ बहुत पॉइंट मिल चुके हैं। अब मुझे अगले हेडिंग को भी बराबर का दर्जा देना है, ये जरूरी होता है। आप ऐसा नहीं हो सकता कि कोई व्यक्ति है तो उसका एक हाथ बहुत लंबा और एक हाथ छोटा हो, है ना, हमें जरूरी है कि दोनों हाथ उसके बराबर हो। तो अब मैं यहां लिखूंगा कि क्या है, हमें दिखता है कि इंडिपेंडेंस नहीं है, लैक ऑफ प्लानिंग है, प्लानिंग की कमी हमें दिखती है। कोई भी सेंट्रल लीडरशिप नहीं दिख रहा है। बहादुर शाह जफर को बनाया लेकिन वो तो इनकॉम्पिटेंट साबित होंगे, इनकॉम्पिटेंट साबित हुए, और कभी भी आंदोलन का जो बागडोर था पूरी तरह से अपने हाथ में नहीं ले पाए। मूवमेंट हमेशा एक फैक्शंस में बटा रहा, कोई किसी का कोऑर्डिनेशन नहीं था एक दूसरे से, है ना। तीसरा बात क्या है कि कोई सभी लोग क्या थे, तो आपने दो तीन बातें देखी कि रिस्टोरेटिव इन नेचर है, इंडिपेंडेंस का वॉर नहीं है, इंटरनली डिवाइडेड है, लीडर्स अपने पर्सनल ग्रीवांसेस से ज्यादा परेशान है ना कि देश की व्यवस्था से, और इंडिपेंडेंस नहीं था क्योंकि चौथी और सबसे महत्वपूर्ण बात कि जो विरोध था ना वो ब्रिटिश कॉलोनियल पॉलिसीज का विरोध था। द रिवोल्ट वाज अगेंस्ट colonial policy and not colonial rule। आप एक बात को फर्ज करके देखिए, क्या डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स हट जाता तो रानी लक्ष्मीबाई लड़ती? बिल्कुल नहीं लड़ती। जगदीशपुर अगर मिल जाता वीर कुंवर सिंह को तो शायद नहीं लड़ते। यही कहा जा रहा है कि रिवोल्ट जो था वो कॉलोनियल पॉलिसी के खिलाफ था, कॉलोनियल रूल के खिलाफ ऐसा सच नहीं था, क्योंकि अगर कॉलोनियल रूल के खिलाफ होता तो इसका तो ज्योग्राफिकल एक्सटेंट बढ़ जाता, इसका सोशल डायमेंशन बढ़ जाता, इसका जो आपका सिग्निफिकेंस है, इसका जो स्केल है वो इनलार्ज कर जाता। तो ये चार बातें आप लिखेंगे, ठीक है। क्या क्या लिखेंगे? रिस्टोरेटिव इन नेचर था, इंटरनली डिवाइडेड था, लैक ऑफ प्लानिंग है, वी सी नो लीडरशिप, सेंट्रलाइज्ड लीडरशिप हु कुड टेक द स्ट्रिंग ऑफ रेवोल्यूशन इन देयर हैंड, although Bahadur Shah Jafar was assigned as the leader of the revolt, was forced to become the leader of the revolt, but he could not, but he was incompetent, he proved to be incompetent, ठीक है। अगली बात क्या लिखेंगे हम लोग? तो ये तीन चार बातें अब आप समझिए। जब आपने ये आंसर लिखा तो आपने अभी तक कितने पॉइंट लिख दिए? आपने इंट्रोडक्शन लिखा, आपने इधर 4 पॉइंट लिख दिया एग्जाम्पल के साथ, आपने यहाँ पे 4-5 पॉइंट लिख दिया, और आपने यहाँ पे 4-5 पॉइंट लिख दिया, ठीक है। तो अब आप ये समझिए कि इससे ज्यादा वक्त देना भी नहीं है, क्योंकि हमें एग्जाम निकालना है, हमें सिर्फ आंसर नहीं लिखते रहना, अगले आंसर तक भी पहुंचना है। और क्वेश्चन इसी में लोग कहते हैं टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाता। टाइम मैनेजमेंट तब होगा जब आप सटीक लिखेंगे, कम लिखेंगे और टू द पॉइंट लिखेंगे। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। कंक्लूजन में क्या दे सकते हैं, क्या कॉन्टेक्स्ट होना चाहिए? क्या मान लेना चाहिए कि नहीं नहीं सही कह रहे हैं आरसी मजूमदार भैया, एकदम ही ना पहला था ना राष्ट्रीय था ना फिर ये आजादी की लड़ाई भी नहीं थी, कुछ भी नहीं था, ऐसी झूठ सच था? नहीं, हमें ये नहीं करना है ना, हमें दोनों बातों को सम्मिलित करना है। कौन कौन सी दो बातें? कि ठीक है कुछ कमियां थी, सोशल यूनिटी नहीं थी, ज्योग्राफिकल एक्सटेंट इनलार्ज नहीं हो पाया, लार्ज स्केल पे नहीं रिवोल्ट बढ़ पाया, लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन अमंग लीडर्स था, still in its spirit the Hindu Muslim communal unity visualized during this movement gives it a national character, although its execution was not according to it, उसका एग्जीक्यूशन जो था वो अकॉर्डिंगली नहीं हो पाया, है ना। तो हम ये लिख सकते हैं क्या है भैया कि हिंदू मुस्लिम यूनिटी that came to the forefront, देखिए आप अपने भाषा में लिख सकते हैं ना, forefront during this revolt gave it a national character
in spirit. However, the execution was not perfect. तो जो एग्जीक्यूशन था वो राष्ट्रीय लेवल पे नहीं हो पाया, मगर जो हिंदू मुस्लिम यूनिटी इस दौरान दिखाया गया वो दिखाता है कि राष्ट्रीय लेवल इसमें एक जो भावना थी वो राष्ट्रीयता की भावना थी, समाज को एकजुट करने की भावना थी, पर जो रिजल्ट हुआ, जो एग्जीक्यूशन हुआ वो परफेक्ट नहीं रहा। तो क्या लिखेंगे? हिंदू मुस्लिम यूनिटी दैट केम टू द फोरफ्रंट ड्यूरिंग दिस रिवोल्ट gave it a national character in spirit. However, due to its shortcoming, और shortcoming क्या है? Geographical extent नहीं होना, social unity नहीं होना, है ना? However, due to its drawbacks, however, due to एक सेकंड, however, it could not execute perfectly. It could not be executed perfectly. It could not execute perfectly. तो स्पिरिट में था, रिजल्ट नहीं हुआ अपेक्षाकृत, मेहनत पूरी थी मगर रिजल्ट जो था वो अपेक्षाकृत नहीं हुआ। तो यही मैंने लिखा कि हिंदू मुस्लिम यूनिटी फोरफ्रंट पे दिखा, जो इसे एक नेशनल कैरेक्टर इन स्पिरिट तो दिखाता है, हालांकि जो अपेक्षित परिणाम थे वो एग्जीक्यूट परफेक्टली नहीं हो पाए। बस आप एक बैलेंस व्यू के साथ इसे अंत करेंगे। तो ये रहा आज का क्लास, होपफुली ये आपके लिए बेनिफिशियल साबित होगा और आप लोग सभी लोगों को बेस्ट ऑफ लक। फिर मैं मिलूंगा अगले क्लास के साथ, आप जुड़े रहें चैनल के साथ और लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।